राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज संत मदर टेरेसा की 111वीं जयंती है। मदर मैरी टेरेसा बोगजाक्शियो कोलकाता के सेंट टेरेसा के रूप में कैथोलिक चर्च में सम्मानित एक अल्बेनियाई भारतीय रोमनिक कैथोलिक नन और मिशनरी थी। इनका जन्म स्कोपिये, जो कि अब उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी है, वहां हुआ था, जो उस समय ओटोमन साम्राज्य के कोसोवो विलायत का हिस्सा था। 18 साल तक स्कोपिये में रहने के बाद वह आयरलैंड चली गई और उनका फिर भारत आगमन हुआ, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया। 1950 में टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसमें 4500 से अधिक नन थीं और 2012 तक यह संस्था 133 देशों में सक्रिय थी। यह संगठन HIV, एड्स, कुष्ठ और तपेदिक से मरने वाले लोगों के लिए घरों का प्रबंध करता है, उनकी सहायता करता है। यह सूप किचन, डिस्पेंसरी, मोबाइल क्लिनिक, बच्चों और परिवार परामर्श कार्यक्रमों के साथ साथ अनाथालय और स्कूल भी चलाता है। सदस्य यहाँ पर शुद्धता, गरीबी और आज्ञाकारिता की शपथ लेते हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति को पूरे दिल से मुफ्त सेवा देने की चौथी शपथ भी लेते हैं। मदर टेरेसा को 1962 के रैमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार और 1979 के नोबेल शांति पुरस्कार के साथ कई सम्मान मिले। 4 सितंबर 2016 को मरणोपरांत उन्हें संत की उपाधि भी दी गई। अपने जीवन के दौरान और उनकी मृत्यु के बाद मदर टेरेसा विवादास्पद रहीं, लेकिन उनके धर्मार्थ कार्यों को कई लोगों ने सराहा। गर्भपात और गर्भ निरोधक विषयों पर उनके विचारों के लिए विभिन्न मामलों में उनकी प्रशंसा और आलोचना की गई। वह कई फिल्मों और पुस्तकों का विषय भी रही हैं। 6 सितंबर 2017 को टेरेसा और संत फ्रांसिस जेवियर को कलकत्ता के रोमन कैथोलिक आर्चडिओसीज के सह संरक्षण के रूप में नामित किया गया था। मदर टेरेसा को उनकी जयंती पर देश की ओर से शत नमन। केंद्र सरकार ने आज 38 करोड़ असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित रहे। इस पोर्टल के माध्यम से कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा और सभी के लिए ई श्रम कार्ड जारी होगा। इस कार्ड में 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। आम जनता इस कार्ड को बनवाने के लिए ishram.gov.in पर जाकर आधार कार्ड, फोन नंबर और बैंक खाते की जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकती है। हालांकि EPFO या ESIC के सदस्य पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। इसके लिए दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सूत्रों के अनुसार यह भारत का पहला राष्ट्रीय श्रमिक डेटाबेस होगा। देश में असंगठित श्रमिक वर्ग के करोड़ों कामगारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों एवं बहनों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। असंगठित श्रमिक वर्ग जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, प्लेटफॉर्म एवं गिग वर्कर्स आदि को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा, जिसको वो पोर्टल से या मोबाइल ऐप से अपडेट भी कर सकेंगे। ई श्रम कार्ड पर लिखा UAN देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा। देश भर में लाखों कंस्ट्रक्शन और अन्य असंगठित श्रमिक माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की तर्ज पर विभिन्न सोशल सिक्योरिटी स्कीम को पोर्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया है, ताकि ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स को उनके स्थल वाले राज्यों में विभिन्न आवश्यक लाभ प्रदान किया जा सके। अभी हमारे मंत्रालय का पूरा जोर राज्य सरकार के साथ मिलकर इस नेशनल डेटाबेस को पूरा करवाना है।
फिर इस डेटाबेस का उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकार की कई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा असंगठित वर्ग के कामगारों को देने में भी किया जा सकेगा। हमारे मंत्रालय ने असंगठित वर्ग के कामगार भाइयों एवं बहनों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 वर्ष के लिए लगभग 404 करोड़ का बजट भी मंजूर किया है। ई श्रम पोर्टल को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय आईईसी गतिविधियों पर भी जोर दे रहा है। इसी कर्म में हमारे मंत्रालय ने एक लोगो भी बनाया है, जिसका माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 24/4/2021 को अनावरण किया गया। ई श्रम पोर्टल में अपने सभी असंगठित श्रमिक भाइयों और बहनों को जोड़े ताकि वो लोग भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सुनिश्चित लाभ उठा पाए। इसी के साथ मैं आप सभी पधारे हुए अतिथिगणों को धन्यवाद देता हूं एवं ई श्रम पोर्टल की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय। हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि जो देश के विकास का लाभ है वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। ये सच है कि संसद के अंदर विभिन्न समय से इस बात की मांग की जाती रही थी कि देश में जो सबसे बड़ा कामगार वर्ग है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें एक डाटा बने। पार्लियामेंट में भी पहले अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी से लेकर काफ़ी सारे सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। 2014 में जब सरकार आई तो एक सचिव स्तर की कमेटी का भी गठन किया गया और 2016-17 में सरकार ने अपनी बजट स्पीच में भी इस विषय को रखा कि असंगठित क्षेत्र में हमें एक डाटा का मैकेनिज्म करना होगा और इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चली। मैं मेरे विभाग के पूर्ववर्ती सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को और पूरे विभाग की टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लंबे समय से चले हुए प्रोजेक्ट को आज पूरा करके देश की जनता को समर्पित किया है। निश्चित रूप से हम सब के प्रेरणादायी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमारे विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि इसके लिए उपलब्ध जो प्रारंभिक साधन थे 704 करोड़ रुपए वो केंद्र सरकार के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराए गए। सभी प्रकार की टेक्निकल असिस्टेंस भी हमें एनआईसी के अधिकारियों के द्वारा, हमें यूआईडीआई के अधिकारियों के द्वारा और हमारे विभाग के अधिकारियों के अथक परिश्रम के द्वारा किए गए। मैं ये मानता हूँ कि देश के श्रम क्षेत्र में काम कर रहे हमारे जितने भी मजदूर संगठन हैं, उनके साथ जब इस विषय को लेकर के हमने बैठक करी तो हमारे सारे मजदूर संगठन, चाहे हमारे बीएमएस हो, हमारे इंटक हो, C2 हो, एटक हो, TUCC हो, जितने भी फेडरेशंस हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने सुझाव लिए और मैं ये मानता हूँ ये एक व्यापक विचार विमर्श के आधार पे, एक सहमति के आधार पे, एक परस्पर संकल्प के आधार पे सब ने एक संवित स्वर में ये कहा कि ये जो पहल है इसको सब लोगों ने बड़े हृदय के साथ स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इन सब प्रयासों के कारण जो हम कहते हैं कि जिनकी मेहनत देश का आधार है, उनका आज सपना हुआ साकार है। से देश के सभी असंगठित श्रमिकों को जुड़ने का हम आह्वान करते हैं। एक अनुमानित संख्या है कि देश में 38 करोड़ हमारे असंगठित क्षेत्र में श्रमिक काम करते हैं। इसके बारे में कुछ और भी अगर विषय हो सकते हैं तो इस जो डाटाबेस के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद ये विषय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये विषय आएगा। लेकिन इसको आगे जारी रखने के लिए राज्यों के स्तर पे भी एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है और उस मॉनिटरिंग कमेटी में भी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को पूरी तरीके से लिखा गया है कि जो संकल्प आज इस पोर्टल के माध्यम से किया है हमारा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको पूरा करने में सामर्थ्यवान सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए।
26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटों में 45,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से आधा मामला दक्षिण भारत के राज्य केरल से आया है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले सितंबर-अक्टूबर के महीने में देश में बड़े त्योहार सामने हैं और अभी भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है, इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अति आवश्यक है और ऐसा हम सभी को करना होगा। नमस्कार, हम आपको आज बता रहे हैं देश में कोविड की स्थिति और कोविड टीकाकरण की स्थिति के बारे में। हमने देश में 2 सर्जेस देखे हैं, एक पिछले साल सितंबर के मध्य में और दूसरा इस साल मई में। पिछले 24 घंटे में देश में 46,000 नए केस रिपोर्ट हुए और इनके 58% केसेस, इस 46,000 के 58% केसेस एक राज्य केरला से रिपोर्ट हुए हैं। अन्य राज्यों में अभी भी डिक्लाइन का ट्रेंड बना हुआ है। अगर हम ये देखें कि देश भर में कितने ज़िले ऐसे हैं जहाँ की 100 से ज़्यादा केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम ये पाएंगे कि जून के सप्ताह में, पहली जून का जो सप्ताह था, उसमें 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे देश भर में जहाँ दिन में 100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते थे। फिर ये घटकर जुलाई के पहले सप्ताह में 107 जिलों तक सीमित हो गया और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 41 डिस्ट्रिक्ट्स, 41 ज़िले ऐसे हैं जहां प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केस आते हैं। तो ये जो डिक्लाइन का ट्रेंड है नए केसेस में और एक्टिव केसेस में, ये ज़िलों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है और वर्तमान में ये 3,33,725 है। उसी प्रकार जो क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में ये 97% से भी ज़्यादा है। अगर हम ये देखें कि कितने राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं, तो ये राज्य हमने हरे रंग से भारत के मानचित्र पर दिखाए हैं और जहां 10,000 से कम केसेस हैं वो 31 राज्य हैं। There are 31 states in India which have less than 10,000 active cases each। और अगर ये देखें कि 10,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव केस वाले कितने राज्य हैं, तो ऐसे 4 राज्य हैं और 1 लाख से अधिक एक्टिव केस वाले 1 राज्य हैं। उनके विस्तार से ब्यौरा भी हमने आपको दिया है। 1 लाख से अधिक एक्टिव केस केरल में हैं और 10,000 से 1 लाख के बीच के जो एक्टिव केसेस हैं वो 4 राज्यों में हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और अगर हम देश के एक्टिव केसेस में इनका योगदान देखें तो केरल 51%, महाराष्ट्र 16% और बाकी 3 राज्य 5% से लेकर 4% तक उनका योगदान है। पॉजिटिविटी भी लगातार घट रही है। ये हमने आपको वीकली पॉजिटिविटी को दर्शाया है पिछले 3 माहों में।
So while we see a overall declining trend in positivity across India, what is important to underline is the fact that weekly positivity is now less than 3% for the 8th consecutive week. पिछले 8 सप्ताहों से लगातार जो साप्ताहिक पॉजिटिविटी है ये 3% से कम है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रत्येक सप्ताह में जो हम टेस्ट्स कर रहे हैं, औसत टेस्टों की जो संख्या है वो अभी भी 17 से 18 लाख बनी हुई है। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि 41 जिले भारत में ऐसे हैं, देश में ऐसे हैं जहाँ की 10% वीकली पॉजिटिविटी से अधिक पॉजिटिविटी रिपोर्ट हो रही है। ये जिले राजस्थान में हैं, केरल में हैं और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में हैं। अब हम बात करेंगे टीकाकरण की। हमने अब तक 46.69 करोड़ पहली डोज देश भर में एडमिनिस्टर की हैं, 13.70 करोड़ दूसरी डोज एडमिनिस्टर की हैं और कुल 60 करोड़ से अधिक डोजेज एडमिनिस्टर की हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 24 घंटों में देश में 80 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की गई और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय अब तक 47 लाख से अधिक डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। ये एवरेज प्रतिदिन का वैक्सीनेशन रेट है। कैसे ये प्रत्येक माह बदला? जब हमने टीकाकरण की शुरुआत अपने देश में की थी तो प्रति दिन हम लगभग 2 लाख औसतन टीके लगाते थे। अगस्त में अब तक हमने 52 लाख का औसत हासिल किया है टीके लगाने का और क्योंकि अभी अगस्त में कुछ दिन शेष हैं तो ये औसत और अधिक बढ़ेगा। अगर ओवरऑल डोजेज देखी जाएं, जैसा मैंने आपको बताया, पहली और दूसरी डोज के आंकड़े हमने आपके साथ शेयर किए। हेल्थ केयर वर्कर्स में 99% लोगों को पहला टीका दिया जा चुका है। 83% लोग जो एलिजिबल थे दूसरे टीके के लिए उनको दूसरा टीका दिया जा चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% को पहला टीका और 79% को दोनों टीके। 18 बरस से ऊपर की जो देश की बालिग आबादी है उसमें 50% लोगों को पहला टीका दिया जा चुका है और 15% लोगों को दोनों टीके दिए जा चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हम दूसरे सर्ज के भीतर हैं। We are still in the midst of the second surge of COVID-19 in our country. The second surge has not concluded. It is not over. Therefore, we have to maintain all necessary precautions, particularly in the light of our experience that after every festival we see a spike, and therefore the coming month of September and October are crucial for us because we would be celebrating a few festivals. So therefore festivals have to be celebrated with COVID appropriate behavior. फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। लॉन्च दिल्ली के प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा, जहां उनके साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक शामिल होंगे। मंत्री भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पहलवान संग्राम सिंह, आयाज मेमन, कैप्टन एनी दिव्या और एक छात्र व गृहिणी से ऑनलाइन जुड़ेंगे, जो लॉन्च के बाद फिट इंडिया ऐप का उपयोग करके प्रदर्शन करेंगे। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है कि यह बेसिक स्मार्टफोन पर भी काम करता है। कोई भी लॉन्च समारोह को फिट इंडिया के फेसबुक पेज पर लाइव देख सकता है और 29 अगस्त से ऐप को मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है। 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। पिछले 2 वर्षों में फिट इंडिया मूवमेंट अपने विभिन्न फिटनेस अभियानों जैसे फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया
साइक्लोथॉन और कई अन्य के माध्यम से देश भर में लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। दिल्ली नगर निगम द्वारा आज 221 सफाई ड्रेनेज बेलदारों को पूर्णकालिक नियुक्ति प्रदान की गई। ये सभी सफाई कर्मी कई वर्षों से अर्धकालिक नियुक्ति पर थे। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उपस्थित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने इन कर्मियों को सुकून प्रदान करने वाला और मेहनती बताया। इस अवसर पर उन्होंने अपने क्षेत्र के एक पुराने संस्मरण का भी जिक्र किया, जहां सफाई कर्मियों ने कड़ी मेहनत से क्षेत्रवासियों के लाभ के लिए काम किया था। हालांकि इस अवसर पर वे दिल्ली सरकार पर निशाना साधना नहीं भूले और उन्होंने जलभराव के लिए दिल्ली सरकार के बड़े नालों की जर्जर स्थिति को जिम्मेदार बताया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से एक तोहफा उनके जीवन में, उनके नौकरी के पूरे कार्यकाल में एक अच्छी खुशी का अवसर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दिया है। उसके लिए मैं महापौर और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी बहुत बधाई देता हूं। वास्तव में ये नाला बेलदार के बारे में मैंने पहली बार जब जाना तो मुझे उनके काम पर बहुत ज्यादा फक्र महसूस हुआ और मैं अपने कार्यकाल का ही बता रहा हूं। 2017 में जब हम निगम पार्षद चुने गए तो हमारे यहाँ पर ये मई के महीने में 18 मई में हमने यहाँ पर शपथ ली थी और 18 मई के बाद बारिश शुरू हो गई। जून के महीने के अंदर, जुलाई के अंदर एक हमारा वार्ड का एक हिस्सा मार्केट पूरी तरह पानी में डूब गया था और उस डूबने का कारण ये था कि वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो था नहीं। दिल्ली सरकार का जो जल बोर्ड का ड्रेनेज सिस्टम वो वहां नहीं था और उसके नहीं होने से जितना भी SW ड्रेन्स है, यानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, वो सारी ड्रेन्स ही उनको फीड करते थे। जितनी कॉलोनी का डिस्पोजल है वो सब उसी पे जाता था, तो लोड बहुत था और रेलवे ट्रैक के किनारे वो कॉलोनी थी। तो कोई भी सफाई का अगर हम कोई ये JCB या फिर जो क्या होता है उसको बोलते हैं पोकलैंड, JCB या पोकलैंड वहां फीड नहीं कर सकता था। बहुत मुश्किल था क्योंकि वो सराय रोहिला और पटेल नगर रेलवे स्टेशन के बीच का इलाका था। वहां पर बड़ी मुश्किल से आप रेलवे के अधिकारियों से परमिशन लेंगे, रात को वो ट्रेन वगैरह का टाइम बताएंगे, तब जाके कहीं वो JCB या पोकलैंड वहां पहुंच सकता था। तो वो नहीं पहुंचने का टाइम था। तो हमारे जितने भी नाला बेलदार थे, सिर्फ वार्ड के ही जोन के नाला बेलदारों ने वहां पर दिन रात एक करके 10 दिन के अंदर वो पूरा साफ करके और पूरी कॉलोनी को सुकून दिया, पूरे मार्केट को सुकून दिया। तो मैं समझता हूं कि सुकून देने वाले लोग, जो लोगों की जिंदगी में चैन सुकून देने वाले हमारे नाला बेलदार हैं। जब कोई तकलीफ में आ जाते हैं कॉलोनी में, जब पानी भर जाता है, और आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर जो जितना भी आज ये कई बार सड़कों पे पानी भरता है, ये सड़कों पे पानी भरने का कारण क्या है? कारण ये है कि जो कॉलोनी से पानी जाता है वो पानी वहां पहुंच के जो बड़े नाले हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं, PWD के हों, फ्लड डिपार्टमेंट के हों, DSIDC हो, इरिगेशन हो या कोई भी नाले जो 4 फुट से बड़े हैं, वो सभी नाले दिल्ली सरकार के पास हैं। ये हमारे नाला बेलदार, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बड़ी मेहनत के साथ, सैनिटेशन के लोग भी करते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ कॉलोनी के नालों का सफाई करते हैं। और मुझे ध्यान है, शायद आप लोग लॉगबुक भी बनाते हैं कि हमने वार्ड में कितने नाला साफ किया है और उसका एक बाकायदा रिकॉर्ड होता है। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा फोर्स है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कारपोरेशन में है, वो दिल्ली MCD के अंदर है कि जो रेगुलर बेसिस पे वो ये काम करते हैं। उनका काम है कि जैसे ही मानसून आएगा, प्री मानसून अप्रैल मई में ये काम शुरू हो जाता है और पूरे नालों की सफाई होती है। और आज उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, एक अच्छा दिन है कि कारपोरेशन जो बहुत ही एक चैलेंज से गुजर रहा है, जिसमें फंड की भी कमी है, और मैं ये भी कह सकता हूं दावे के साथ
शायद कमिश्नर साहब भी इस बात को जानते होंगे कि आज की तारीख में दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार जिनका 60,000 70,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो भी आजकल रेगुलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। उनके यहां भी रेगुलाइजेशन नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जो काम। ये निगम ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है और ये हिम्मत का काम इसलिए किया है आपके हौसले के लिए, आपके जिंदगी के सुधार के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनका विजन है कि देश का हर व्यक्ति, हर जो देश के अंदर कुछ न कुछ आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आप तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन में आप किसी न किसी रूप में देश की सेवा करने का संकल्प होना चाहिए। चाहे वो हमारे जितने नागरिक हैं दिल्ली के, उनको एक अच्छे जीवन स्तर में रहने के लिए नाला बेलदार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने आज 221 नाला बेलदार को, जो पिछले 15 साल से मस्ट रोल पर थे, जिनको 89 डेज के बाद एक तलवार सी लटकी रहती थी, या अधिकारियों के भी कहीं न कहीं मर्सी पर कुछ न कुछ रहना पड़ता था, तो अब आप लोग रेगुलर हो गए हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पहले भी सफाई कर्मियों को रेगुलाइजेशन के हमने प्रमाण पत्र दिए, उनको रेगुलर किया है। और एक इनिशिएटिव जो कोरोना टाइम में आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं कि कोरोना टाइम में आपने कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो हमारे कारपोरेशन के वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपने परिवार स्वास्थ्य की चिंता नहीं की थी, और उनमें से कुछ लोग ऐसे कर्तव्य निभाते हुए जो अपनी जान गंवा बैठे, उनको दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ऑन किया है और 10 लाख रुपए उनको कंपनसेशन और इसके साथ साथ उनके डिपेंडेंट्स को नौकरी देने का काम किया है। दिल्ली में समय बीतने के साथ निगम चुनाव की घोषणाएं नजदीक आ रही हैं। तीनों ही पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि इस बार मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच नजर आ रहा है। इस अवसर पर राज्य सर्वप्रथम टीम ने वार्ड नंबर 94 देवनगर कोलबाग जोन की जनता व आरडब्ल्यू अधिकारियों से बातचीत की कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है। सचिन जी, आपसे सवाल है कि जो आपके एरिया में जो निगम पार्षद हैं, निगम पार्षद का नाम क्या है? सुशीला मदन खोलवाल। जी जी। तो ये निगम पार्षद के होते हुए आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? सर समस्या ये है सर, और कोई समस्या नहीं। समस्या है यहाँ पे बारिश होती है, पानी भर जाता है यहाँ पर। पंप लगा हुआ है सामने। इस बार विधायक जी को किसी ने कंप्लेंट की तो ये पंप लगाया गया है यहाँ पर, लेकिन पंप लगाने के बाद भी निदान नहीं हो रहा सर। ये पानी भरना नहीं चाहिए ना, यहाँ पानी भर जाता है, 3-3 घंटे पानी भरा रहता है यहाँ पर। सारी समस्या है। एक तो इधर सामने देख लो आप, इतनी समस्याएं देख लो। ये सामने नाली सीवर भरा पड़ा है, मेरे से पानी चल रहा है सीवर लाइन का, और अभी तक बह ही रहा है। इनको कोई देखने वाला नहीं आया ना कोई करने। बरसात में ओवरफ्लो हो जाता है, खूब पानी बहता है यहाँ पे, पूरा गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पूरा हो जाता है, पूरा तालाब बन जाता है यहाँ पे। ये RWA के संदर्भ में जो भी समस्याएं हैं आप बताएं। मैं देवनगर RWA से वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार। देवनगर में जो समस्याएं हैं, कुछ जैसे पानी को लेकर समस्याएं बनती हैं हमारी। जो जल बोर्ड का पानी है वो सुबह वो सिर्फ 20 मिनट के लिए छोड़ते हैं, और उसके बाद बूस्टर का पानी आता है। बूस्टर का भी कभी आया कभी नहीं आया, ये हालत रह जाती है, क्योंकि वो भी थोड़ा वीक है बूस्टर। और क्षेत्र में थोड़ी पानी की समस्या इस क्षेत्र में बनी रहती है। तो हमारे विधायक जी हैं विशेष रवि जी, हमने उनको भी RWA की तरफ से लेटर दिए कि ये समस्याएं थोड़ी आ रही हैं, और वो इस समस्या को देखते हैं, सुनते हैं और हमारा सहयोग भी करते हैं। मेन समस्याएं हैं जैसे कि अगर हम क्षेत्र में देखें RWA के माध्यम से, तो ये हमारा सब्जी मार्केट चौक है। यहाँ पर जो एक बरसात जब आती है तो इसका जल भराव हो जाता है, उसकी निकासी नहीं है पानी की, जिसकी वजह से यहाँ पर कीचड़ हो जाती है। और जो हमारी क्षेत्र की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बाज़ार में अगर कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ से निकलना उनका मुश्किल हो जाता है बरसात के समय।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।